नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में सुपरफास्ट खबरों से पहले नजर डालेंगे बिलासपुर से मिल रही बड़ी खबर पर। एससीसीएल प्रबंधन और आंदोलनकारियों के बीच गतिरोध लगातार जारी। अप्रेंटिस छात्र अभी भी मुख्यालय गेट पर धरने पर बैठे हुए। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। एसडीएम, एएसपी सहित पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है और प्रदर्शनकारियों को मनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एससीसीएल प्रबंधन और आंदोलनकारियों के बीच गतिरोध जारी है। प्रदर्शनकारी अभी भी मौके पर मौजूद हैं। एसडीएम, एएसपी सहित पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। प्रदर्शनकारियों को लगातार मनाने की कोशिश अधिकारियों की तरफ से जारी है। हालांकि प्रदर्शनकारी अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। नौकरी देने की मांग लगातार एससीसीएल की तरफ से उठाई जा रही है। अप्रेंटिस छात्र अभी भी मुख्यालय गेट पर धरने पर बैठे हुए हैं। हम सबसे पहले तो अपने रोजगार की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं। हम 27 जून से यहाँ पर आज 85 दिन पूरे हो चुके हैं। सामने शांतिप्रिय ढंग से बैठे हुए थे। डीपी से वार्ता पहले हुई 23 जुलाई को। इसमें डीपी द्वारा कहा गया था कि आप नियमितीकरण संभव नहीं है तो इस बीच का रास्ता निकालते हैं और आउटसोर्सिंग में जॉब देने की बात कही गई थी, उपलब्ध कराएंगे करके कहे थे। डीपी के द्वारा कहा गया था, लेकिन उसमें आश्वासन हमसे नामवार, ट्रेडवार, स्थानवार सारा चीज़ हमसे डिटेल मांगा गया। हर बार आश्वासन देते हैं, इस बार बिना लिखित में आश्वासन देने के बाद भी अपनी जुबान से निकल जाते हैं। इस बार बिना लिए हम यहाँ से उठेंगे। कल बहुत संख्या में यहाँ गेट को जाम किया गया था और रात में भी 1:30 बजे रात तक एससीसीएल के अधिकारियों के साथ में इनकी बैठक कराई गई और शाम तक तो बहुत लोग वापस भी हो गए थे और कुछ रात में भी वापस हुए। अभी लगभग 80% जो आंदोलनकारी थे वो वापस हो गए हैं, लेकिन अभी लगभग 50-60 की संख्या में युवक युवतियाँ हैं बैठे हैं गेट पे और उनको भी अभी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। एससीसीएल वालों से बात भी कराया जा रहा है और मुझे उम्मीद है जल्दी इसका समाधान निकलेगा। सरकारी कामकाज में बाधा डालना है। एससीसीएल एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसका कार्यालय कल पूरे ऑफिस समय में बंद रहा, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ राज्य के जो उद्योग हैं उनको 40, 50, 60 हज़ार टन कोयला जाना था, उसका डिलीवरी ऑर्डर नहीं जारी हो सका। तो यह कहाँ से उचित है, इसे कैसे जायज़ ठहराया जाए कि सरकारी कर्मचारी अपने कार्यालय में नहीं आएंगे, काम नहीं करेंगे, सरकारी ऑफिस बंद होगा, ये तो किसी भी तरीके से जायज़ नहीं। चलिए, ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी विनोद कुशवाहा हमारे साथ बिलासपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद, क्या कोई बात प्रदर्शनकारियों की तरफ से या प्रदर्शनकारियों से कोई बात की गई? क्या कोई समाधान इस प्रदर्शन का? देखिए, समाधान तो कुछ निकल नहीं रहा है। अभी भी प्रदर्शनकारी जो हैं वो मुख्य द्वार के सामने ही डटे हुए हैं। हालांकि अभी का माहौल जो है थोड़ा सा शांत हो गया है। जो सुबह तनाव पूरी स्थिति थी वो अभी शांत है। अधिकारियों की नजर है वहाँ पर मौके पर अब मांग जा रही है। हमको इनकी पीढ़ी की यही है कि उनको नौकरी मिल जाए, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि सीएमडी से मुलाकात करा दिया और सीएमडी क्या कहते हैं उसको निकालें और इससे एससीसीएल प्रबंधन जो है राशि नहीं है। यही वजह है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो वहाँ पर अभी भी अड़े हुए हैं। जिस तरह से कल रात भर उन्होंने प्रदर्शन किया मुख्य द्वार के सामने और आज सुबह भी प्रदर्शन पर डटे रहे, उनका हौसला लगातार बढ़ा हुआ, क्योंकि 84 दिन होने को है और अभी उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। इसलिए तनावपूर्ण हो गई थी कि आज जो एससीसीएल के कर्मचारी हैं और ये तमाम प्रदर्शनकारी वो आमने सामने आ गए थे और गतिरोध इसलिए भी जारी है क्योंकि जो एससीसीएल के कर्मचारी हैं वो आना जाना कर रहे हैं और मुख्य द्वार पर जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन कर रखा है उन्हें कहीं ना कहीं परेशान हो रही है। तो गतिरोध लगातार जारी है। अभी तक कोई किसी की समझ नहीं आ रही है। अपने उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार जो प्रदर्शनकारी इसी बात का हवाला कर रहे हैं कि उनकी लड़ाई या उनका मांग जो है सीधे तौर पर एससीसीएल प्रबंधन से बात करने की है। इसलिए स्थानीय प्रशासन से उन्हें कोई नाराजगी नहीं, ना पुलिस से नाराजगी है। चलिए, यानी कि प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। शुक्रिया आपका विनोद इस जानकारी के लिए। और चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के रेल यात्री की, जिनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। रेलवे ने एक बार फिर से 42 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है और 15 से 30 सितंबर तक ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रद्द ट्रेनों में मेमू पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल हैं। डब्ल्यूसीआर और ईस्ट कोस्ट रेलवे में डबलिंग, कमीशनिंग और सिग्नलिंग वर्क के कारण
इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से जारी आदेश के मुताबिक जबलपुर रेल मंडल के न्यू कटनी जंक्शन में डबलिंग और सिग्नलिंग का काम चल रहा है, उसके चलते 38 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। वहीं संबलपुर मंडल के देवबहल, बरगढ़ रोड और बरपाली स्टेशन के बीच दोहरीकरण का काम चल रहा है, इसके चलते 4 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है और इस दौरान अन्य 6 ट्रेनों को डायवर्ट किया गया है। एक साथ 42 ट्रेनें रद्द करने का असर रेल यात्रियों पर पड़ रहा है। दक्षिण मध्य रेलवे जबलपुर के न्यू कटनी जंक्शन में दोहरीकरण एवं एनआई के कार्य के कारण कुछ ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। इसमें 5 जोड़ी ट्रेनें जो दैनिक चलती है वो ट्रेनें हैं, 4 जोड़ी सप्ताह में 2 दिन चलने वाली ट्रेनें हैं, 10 जोड़ी ट्रेनें जो वीकली ट्रेन है सप्ताह में 1 दिन चलती हैं वो ट्रेनें इन दौरान कैंसिल रहेंगी और इसके अलावा 3 जोड़ी ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। निश्चित तौर पर इससे यात्रियों को सुविधा होगी, लेकिन आधारभूत संरचना के लिए एवं भविष्य में रेल यात्रियों को और भी इससे सुविधा मिलेगी। और अचानक ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रद्द होने से परेशान यात्रियों ने अपनी आपबीती बताई है। वहीं रेलवे स्टेशन पर छोटे मोटे रोजगार करने वाले भी लगातार परेशान हो रहे हैं। रेल यात्रियों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर से 38 ट्रेन रद्द की गई है, जिसमें से राजधानी रायपुर से रद्द की गई 18 ट्रेनें शामिल है। जबलपुर मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होने का कारण बताया गया है और इसके चलते 38 जो गाड़ियां हैं, ट्रेनें हैं, उनको फिर से रद्द किया गया है। 16 सितंबर से 3 अक्टूबर तक के ये गाड़ियाँ रद्द रहेंगी, जिसमें से 18 गाड़ियाँ जो है वो राजधानी रायपुर से गुजरती हैं। रायपुर रेल मंडल से गुजरने वाली गाड़ियों का जो परिचालन है वो भी प्रभावित रहेगा। चाहे हम दुर्ग कानपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस हो, चाहे कानपुर दुर्ग साप्ताहिक एक्सप्रेस हो, चाहे दुर्ग नौतनवा हो या नौतनवा दुर्ग हो, और दुर्ग नौतनवा जो साप्ताहिक एक्सप्रेस है। और इसके साथ ही हम बात करें तो लखनऊ रायपुर और रायपुर लखनऊ, दुर्ग निज़ामुद्दीन दुर्ग उधमपुर से दुर्ग अजमेर और अजमेर से दुर्ग और जो है विशाखापट्टनम, भगत की कोठी और भगत की कोठी विशाखापट्टनम, ये तमाम जो गाड़ियां हैं। और इसके साथ ही हम बात करें तो बरौनी गोंदिया एक्सप्रेस और गोंदिया से बरौनी तक चलने वाली जो एक्सप्रेस है वो तमाम जो ट्रेनें हैं वो रद्द रहेंगी। ज़ाहिर तौर पर लगातार जो है वो ट्रेनें रद्द की जा रही है। आप देख सकते हैं कि रायपुर रेलवे स्टेशन में किस तरह की स्थिति है। बड़ी बात यह है कि अचानक से जो यात्री है उनको पता चलता है, उनका पहले से शेड्यूल रहता है। कई तो ऐसे यात्री होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पाते। खासतौर पे अगर हम बात करें तो गांव देहात के लोग वो अपने तय शेड्यूल के अनुसार जो है वो स्टेशन पहुंचते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है कि ट्रेनें जो है उन्हें पता चलता है कि अचानक से जो ट्रेनें हैं वो रद्द की गई हैं। जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। ये जो बार बार ट्रेन कैंसिल की जाती है उससे दिक्कत होती है, परेशानी क्या? ट्रेन बार बार रद्द की जा रही है उससे परेशानी होती है? परेशानी तो होगी ऑटोमेटिक। छोटे छोटे बच्चों को लेकर बैठे हैं। हाँ। किस तरह की परेशानी होती है? परेशानी देखो, एक तो जो ट्रेन में जाना चाहिए वो ट्रेन अगर नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत होगा ना। काम भी अटक जाता है। हाँ, काम भी अटक जाएगा, फिर टिकट भी उसके पैसा भी रिटर्न नहीं मिलेगा। कहाँ से आए आप? हम लोग उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा से हमको तो बहुत दूर जाना है, बेंगलोर तक जाना है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर लोग यहाँ पर आए हुए हैं और उनका कहना है कि किस तरह की परेशानी जो है वो हो सकती है। और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि यात्रियों के चेहरे पर साफ तौर पे उदासी देखी जा सकती है और ख़ास तौर पे वो तबका जो ये समझ नहीं पाता। इनसे बात करते हैं। ये ट्रेन जो बार बार रद्द होती है उससे दिक्कत होती है? वैसे सबको परेशानी होता है, सबको परेशानी है। टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है और दूर जाना है तो उतना बजट लेके चलता है आदमी। सबको छोटे बच्चों को लेकर आते हैं और ऐसे भी आपका प्रभावित होता है? बहुत ज़्यादा होता है। कैंसिलेशन है तो पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। अभी जस्ट स्टेशन पे आए, कैंसिल करें तो अभी कहाँ जाता हम लोग। बहुत परेशानी है यहाँ पे रुकने का। मैं झारखंड से हूँ। अब हमको जाना है तेलंगाना। दिक्कत तो है, पिछले बार दिक्कत हुआ था बहुत ज़्यादा। इस बार देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं कि अचानक यात्रियों को सूचना मिलती है और वो झारखंड से आए हैं, तेलंगाना उनको जाना है, यहाँ पर बैठे हुए हैं और ट्रेनें जो रद्द हैं तो यात्रियों की काफ़ी मुश्किलें जो है वो है बढ़ी हुई है। और
3 अक्टूबर तक ये ट्रेनें रद्द की गई हैं। ज़ाहिर तौर पर ऐसे में जो ट्रेनें अवेलेबल होती है वहाँ पर भीड़ भी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और दूसरी बात यह है कि लोगों के काम भी जो है वो रुक जाते हैं। लोगों का कहना है कि रोजी रोटी पर भी आ जाती है। कैमरा पर्सन राजन के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और यात्री ट्रेनों को रद्द करने के रेलवे के फैसले पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। बिजली कंपनी को पर्याप्त कोयला नहीं दिया जा रहा है, छत्तीसगढ़ से कोयला दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है। साथ ही ट्रेनें रद्द करने के यात्रियों की मुसीबतें लगातार बढ़ रही हैं। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार की प्राथमिकता में यहाँ के नागरिक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का छत्तीसगढ़ के साथ लगातार सौतेला रवैया है। एक तरफ तो हमारे राज्य को पर्याप्त मात्रा में बिजली कंपनी को कोयला उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। हम सबसे बड़े कोयला उत्खनन वाले राज्यों में से एक हैं, उसके बावजूद भी हमें कोयले का संकट है। हमारे कोयले को दूसरे राज्यों में भेजने के लिए हमारे यहाँ की यात्री सुविधाएं भी वंचित की जा रही। 400 से अधिक ट्रेनों को जो छत्तीसगढ़ से चलती थी या गुजरती थी, उन्हें पिछले 4.5 महीने से बंद किया गया, रद्द किया गया। कुछ ट्रेनों को चालू किया जाता है, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा ट्रेनों को रद्द किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की प्राथमिकता में छत्तीसगढ़ की नागरिक सुविधाएं है ही नहीं। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। हमारी सारी यात्री ट्रेनों को तत्काल बहाल। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के बाद प्रदेश के उन वर्गों के आदिवासियों ने राज्यपाल से मिलकर आभार जताया, और इस मौके पर न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए राज्यपाल ने कहा कि राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक ने सबसे साझा प्रयास किया है, और इसलिए 70 सालों बाद मात्रात्मक त्रुटि के कारण अधिकारों से वंचित लोगों को उनका अधिकार मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ के 12 जातियों को जनजाति वर्ग में शामिल करने के बाद आज हम चर्चा करने के लिए पहुंचे राजभवन। राज्यपाल महोदय हमारे साथ। मैडम, सबसे पहले आपको बधाई कि आपने प्रयास किया, आदिवासी समाज के लोग आपसे मुलाकात की, आपको इन्होंने धन्यवाद किया। क्या कहेंगे, इससे क्या लाभ मिलेगा इन लोगों को? देखिए, जितना भी जनजाति समाज के लिए आज संविधान में विशेष अधिकार और प्रावधान किए गए हैं, नौकरी में इनको आरक्षण मिले, सरकारी योजनाएं हैं उनको उसमें लाभ मिले, और भी जितनी भी योजनाएं हैं आरक्षण में उनका लाभ मिले, पंचायतों में, और ये सारे चीज़ों से वंचित हो गए थे। अब ये सारी चीज़ें जनजाति का उन्हें एक प्रकार से दर्जा प्राप्त हो गया है, मान्यता मिल गई है, तो वो तमाम सारी सुविधाएं उनको मिलने लगेगी। जो भी उनका अधिकार है, चाहे फॉरेस्ट राइट के जो अधिकार होते हैं, चाहे आपके नौकरियों में, चाहे स्कूलों में छात्रवृत्ति से लेकर, और जितनी भी सरकारी योजना है वो सब चीज़ों का लाभ मिलेगा। मैडम, इसको लेकर श्रेय की भी राजनीति चल रही है। लगातार लोग कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि हमने इसके लिए पहल किया, हमने इसके लिए पहल किया। वास्तविक में श्रेय जाता किसको है? सभी लोगों का अपनी अपनी जगह सबने प्रयास किया। मैं कहूँगी कि पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी बार बार, डॉक्टर रमन साहब थे उस समय मुख्यमंत्री, उन्होंने भी, मैं आयोग में थी तब भी उन्होंने पत्र के माध्यम से और बार बार चिट्ठी लिखी थी, और मुझे जब गवर्नर के रूप में आई तब भी उन्होंने मुझे इस बारे में अवगत कराया था। और इसके बारे में मतलब अभी भी जो सरकार है, विधायक लोग भी, मेरे को 29 विधायक उस दिन आए थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी, मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी चिट्ठी लिखकर उनको भी मैंने बताया, वो उन्होंने भी प्रयास किया, और इसी के साथ सामाजिक संघर्ष भी होता रहा। ये तमाम सारी, और मेरे पास जो प्रतिवेदन आया एक संविधान प्रमुख होने के नाते, और विशेष तौर पर आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व, मतलब संरक्षक गवर्नर होता है, तो उस नाते भी मैंने समय समय पर प्रधानमंत्री जी को सब तरफ का उनके ऊपर एक प्रभाव, दबाव जो है, और जिसके कारण प्रधानमंत्री जी इस मामले में गंभीरता से उन्होंने चिंतन किया, और जिसके कारण आज कल कैबिनेट के द्वारा उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया। मैडम, एक आखिरी सवाल है। काफ़ी लोग वंचित थे जिन्हें नौकरी से निकाला भी गया, उन्हें अधिकार नहीं मिल पाया। अब उन्हें अधिकार दिलाने के लिए आपकी तरफ से क्या कुछ पहल किया जाएगा? निश्चित रूप से जितने भी जो लोग हैं, अब करीब मेरी उस समय 2011 के आंकड़े के आधार पर 72,000 लोग जो 12 जनजाति में प्रभावित हुए हैं, और मतलब जो जिनको इसका लाभ नहीं मिल रहा था, अब उन लोगों को देखेंगे। दूसरी बात है कि जो प्रशासनिक नौकरी जिनसे वंचित होना पड़ा जाति का, अब जाति उनकी है तो क्या उसके आधार पर उनको पुनः मतलब वापस कर लिया जा सकता है,
और जितने लोगों को जो सुविधाएं, जितनी भी जो चीज़ें हैं वो तो निश्चित रूप से मिलेगी। और जैसा है तो इसमें तो कोई बात नहीं, अब जनजाति का तो उनको दर्जा मिल ही गया, मान्यता। चले, मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा निर्णय हुआ है कि 12 जातियों को जनजाति वर्ग में शामिल किया गया। इसका जो लाभ है आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में तकरीबन 1.25 लाख इन वर्ग के आदिवासियों को मिलेगा। कैमरा पर्सन रवि श्रीवास्तव के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और आगे बढ़ते हैं, ग्वालियर को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शहर के बीच से होकर गुजरने वाली स्वर्ण रेखा नदी पर फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है। स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर 829 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में किसी नदी के ऊपर बनने वाला पहला फ्लाईओवर होगा। साथ ही लगभग 447 करोड़ की लागत से पहले फेज के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका भूमि पूजन करेंगे। ग्वालियर शहर को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ग्वालियर शहर के बीचों बीच से बहने वाली स्वर्ण रेखा नदी पर अब एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड बनाने की शुरुआत होगी। आज केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस एलिवेटेड रोड के पहले फेज का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर शहर के बीचों बीच से निकली स्वर्ण रेखा नदी हालांकि अब नाले में तब्दील हो चुकी है, लेकिन इस नदी के ऊपर करीब 15 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, जिसे करीब 829 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। पहला जो फेज़ है 6 किलोमीटर का, उसको करीब 447 करोड़ की लागत से बनाने के लिए आज भूमि पूजन होगा, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर सहित कई अतिथि मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड बनने के बाद ग्वालियर शहर के करीब 50% ट्रैफिक दबाव को कम किया जा सकेगा। साथ ही ये पहला ऐसा रोड होगा फ्लाईओवर जो किसी नदी पर बना है। तो निश्चित तौर पर आज ये सौगात कहीं ना कहीं ग्वालियर शहर की तस्वीर और तकदीर को बदलने में कामयाब होगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और मंच पर जैसे ही माननीय अतिथिगण यहां पर अपना स्थान ले लेते हैं, हम इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं परम श्रद्धेय गोविंद सिंह राजपूत जी, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी। आगे बढ़ते बात करेंगे धमतरी की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यहां पर प्रदर्शन किया है। घटोला गांव में हेलीपैड के पास प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पर एफआईआर की मांग भी की जा रही है। शराब दुकान में गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ था और शिकायत के बाद भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। घटोला गांव हेलीपैड के पास प्रदर्शन करते बीजेपी कार्यकर्ता। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पर एफआईआर की मांग लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि शराब दुकान में गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ था और शिकायत के बाद अभी भी एफआईआर नहीं होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। गुंडे पर कार्रवाई करना होगा, करना होगा, करना होगा। खाना है और चलिए अब देखिए खबरें सुपरफास्ट अंदाज में।